जय हिंद गाइस। स्वागत है आपका आधार आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो 11 मई 2025 को उत्तराखंड का लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ है, जिसके तहत आप नायब तहसीलदार की जो हाईएस्ट पोस्ट होती है उसमें चयनित होते हो। कई सारे बच्चों का मेरे को मैसेज आया कि सर जीएस की जो आंसर की है उसमें बहुत दिक्कत आ रही है, कई सारे सोर्सेस में कई सारे क्वेश्चंस के ठीक तरीके के आंसर्स नहीं मिल पा रहे। तो उसी के संदर्भ में मैंने ये जीएस का सॉल्यूशन बनाया है उत्तराखंड लोअर पीसीएस का, इंग्लिश मीडियम में। हालांकि मैं इसमें हिंदी में भी क्वेश्चंस पढ़ूंगा और हिंदी में भी जवाब दूंगा, मगर बोर्ड पे आपको जो क्वेश्चंस दिखेंगे वो इंग्लिश में ही दिखेंगे। लेकिन साथ में मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें मैं हिंदी में भी बताऊंगा, ताकि हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनका भी जीएस का जो आंसर है वो मैच हो जाए और वो समझ पाएं कि उनका कितना एक्यूरेट है कितना नहीं है। साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड पीसीएस का अपर पीसीएस का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है 123 पदों के साथ, और आधार आईएएस एकेडमी देहरादून में नेहरू कॉलोनी में स्थित उत्तराखंड पीसीएस का इंग्लिश मीडियम का फ्रेश बैच लॉन्च कर रहा है। तो जिसको भी बैच से रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे डिटेल्स या हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ऑफलाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जीएस एक्सक्लूसिव सोल्यूशन है। अगर किसी को और चीज से रिलेटेड भी सोल्यूशन चाहिए होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको दूंगा। तो इसके साथ साथ जितने क्वेश्चंस मैंने जीएस में इसमें देखे कि लगभग जो जीएस का पोर्शन था 100 क्वेश्चंस का, उसमें उत्तराखंड के क्वेश्चंस को अगर हटा दें तो लगभग लगभग 55 के आसपास क्वेश्चंस आए थे जनरल स्टडीज में से, और अच्छा लेवल था एक एनटी लेवल के एग्जाम के लिए। इसी तरीके का पेपर होना चाहिए था। ये मेरी ये एनालिसिस है पहली दृष्टिकोण से। तो इसका आंसर की सारे क्वेश्चंस का मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी मैं लिख करके दे दूंगा आपको, आप उसमें चेक कर लीजिएगा जिनको सारे आंसर्स की एक साथ चेक करने होंगे। तो इसमें जो 42nd क्वेश्चन है, यहाँ से जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। और इसमें जो पहला ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज मैक्सिमम डेंसिटी, हिंदी में निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक है, सोडियम, मरकरी, गोल्ड या फिर आयरन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गोल्ड। बहुत सारे बच्चों ने मरकरी लगाया होगा, लेकिन ये गलत है। तो देखिए गोल्ड का डेंसिटी होता है 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर सोडियम सबसे कम है 0.9 के आसपास, मरकरी का 13.59 के आसपास होगा, और आयरन का 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर डेंसिटी होता है। सबसे ज्यादा कभी पेपर में आगे भविष्य में आए कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होता है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है ऑस्मियम का, लगभग 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सबसे कम होता है हाइड्रोजन का 0.089 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इस सोल्यूशन पेपर में एक फायदा ये है कि आपको पता है कई सारी चीजें क्वेश्चन में रिपीट भी होती हैं, तो मैं आपको ऐसी चीजें भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो आपको आने वाले नेक्स्ट पेपर के लिए भी तैयार करेगा। तो ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगली बार पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से एलिमेंट का होता है। तो इसका आंसर आएगा गोल्ड। अगला सवाल है मैच लिस्ट वन विच लिस्ट टू, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो। एक तरफ है डिजीजेस और एक तरफ है कॉजेटिव एजेंट, यानी कि एक तरफ है रोग, इस तरफ रोग है, और इस तरफ है उनको उनको उन रोगों को उत्पन्न करने वाले कारक। आपको पता है कि रोग ज्यादातर पैरासाइट से, वायरस से, बैक्टीरिया से होते हैं। अब यहाँ पर टाइफाइड और टाइफाइड और जो निमोनिया है, इसमें लास्ट में यहाँ पर टाइफाइड और निमोनिया दे दिया, तो कई बच्चों ने ये दो तो इजीली लगा दिए होंगे, निमोनिया और जो टाइफाइड वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि ए का एल और बी का आई, ए का एल और बी का आई, ए का एल और बी का आई, यानी कि ए और सी में से दोनों ऑप्शन में से मुझे यहां से ट्रिक से पता नहीं लग पाएगा, इसलिए आपको एक्यूरेट पता होना ही चाहिए। तो टाइफाइड जो है वो सैल्मोना टाइफाइड, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है, इससे होता है, ये सही है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ये भी एक तरीके का बैक्टीरिया है, ये भी सही है। और कॉमन कोल्ड, आपको पता है जब भी कोल्ड खांसी जुकाम होता है तो इसके लिए सबसे कॉमन चीज है वायरस। आपको यहीं से ही, अगर आपको वायरस का नाम भी नहीं पता है, राइनो वायरस से ही आप इजीली इसको ट्रैक कर सकते थे, क्योंकि ये वायरस से होता है। अगर आपको ये पता होता तो आप देखिए इतने से आप एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए। ठीक है, डी का जे और सी का के। वुचैरिया ब्रोक्टोफिट्स करके एक पैरासाइट है जो एलिफेंटेसिस की बीमारी को उत्पन्न
करता है। तो देखिए आपको हर चीज का डिटेल एनालिसिस पता होना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चंस की एक्यूरेसी बनती है। तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये वाला, इसका आंसर बनेगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी हाल ही में हम लोग जब इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को सबको बताया भी था कि मेटालिक मिनरल क्या होता है, नॉन मेटालिक मिनरल क्या होता है, और सीधा देखो क्वेश्चन आ गया, वो सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पर इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटालिक मिनरल, यानी हिंदी में निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज संसाधन है। आपको पता है कि बॉक्साइट, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ये सारे मेटालिक मिनरल्स हैं, और इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो माइका होगा, क्योंकि माइका यानी अभ्रक नॉन मेटालिक मिनरल है। इसकी सबसे बड़ी खान भी मैंने आपको बताई थी कोडरमा झारखंड में, ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन भी कहलाई जाती है। तो बहुत इजी था, मैंने पूरा का पूरा एक लिस्ट बना करके दिया था कि मेटालिक मिनरल क्या होते हैं, नॉन मेटालिक मिनरल क्या होते हैं, उन दोनों में बेस प्रॉपर्टी का भी डिफरेंस बताया था कि हम मिनरल्स कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये सारी चीजें। तो ये क्वेश्चन मेरे नजरिए से बहुत आसान क्वेश्चन है। इन सोलर सिस्टम मोस्ट एस्ट्रॉइड्स लाई बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सौर मंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड निम्न में से किन ग्रहों की कक्षा के मध्यम स्थित है। देखिए क्षुद्र ग्रह पेटी जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये मार्स और जुपिटर के बीच में है। मार्स और जुपिटर जो ग्रह है इसके बीच में बहुत सारे पत्थर, चट्टान खंड, रॉकी प्लैनेटॉइड्स है, और इस पूरे रॉकी प्लैनेटॉइड को बोलते हैं एस्टेरॉइड। ये भी हम लोगों ने सोलर सिस्टम में बहुत अच्छे से कवर अप किया था, और हमने इनफैक्ट ये भी देखा था कि सोलर सिस्टम में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आपका मार्स जुपिटर के बाद आता है, और एक आपका प्लूटो के बाद आता है, जिसको कूपर बेल्ट कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कूपर बेल्ट कहां पर है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल। 4-5 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो इन निम्नलिखित में से कौन सा चित्र यानी इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था, क्योंकि इसमें जो डॉट कॉम है, ये क्योंकि इसने पूछा नहीं है तो डॉट कॉम जो है ये डोमेन है, ठीक है, एक्सटेंशन तो है लेकिन डोमेन नेम का एक्सटेंशन है। जैसे आपकी वेबसाइटें होती है ना www.google.com, तो .com वेबसाइटों का एक्सटेंशन होता है। कोई भी वेबसाइट जो होगी उसके पीछे .com, .in, .eu, .gov, .in, .nic, ये हमारे डोमेन नेम्स होते हैं। बाकी png इमेज फाइल है, jpg इमेज फाइल है। अच्छा, ये दो इमेज फाइल बहुत कॉमन है, आपने हर जगह देखा होगा इसमें, लेकिन आपने TIFF नहीं देखा होगा, ठीक है। कई बारी जो ऐसे जो TIF, JPG, PNG इनके फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट TIF का फुल फॉर्म है। तो ये भी आपका इमेज फाइल है, लेकिन इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये भी मुझे आसान ही लगा, क्योंकि बेसिक कंप्यूटर आप जब तैयारी करते हो तो ये आपके रीच में होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है। बहुत आसान है। कंप्यूटर में जब भी कोई सूचना यानी इंफॉर्मेशन सबसे पहले जहां से कंप्यूटर प्रोवाइड करता है वो आपकी रैम में होता है या कैश मेमोरी में होता है। कई बार आपका कंप्यूटर हैंग होता है या ठीक से डिस्प्ले नहीं करता कई चीजों को, तो वो बोलते हैं ना कि कैश डिलीट कर लो, कैश मेमोरी डिलीट कर लो। तो दो मेमोरीज होती हैं हमारी प्राइमरी मेमोरी। अभी तो यहाँ पर आंसर रैम आएगा, लेकिन इसके साथ साथ क्या पता अगले पेपर के अंदर वो कैश मेमोरी दे दे, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन कौन सी प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होता है ना। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, रैम और कैश। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द नेटवर्क, इसका आंसर राउटर सही है। आपको पता होगा आज की डेट में इंटरनेट हर कोई घर में लगाता है, तो जब भी इंटरनेट वाला आपके घर में आता है तो वो क्या बोलता है, जी मैडम या सर आपका ना मॉडम लगाना पड़ेगा। तो ये मॉडम क्या होता है, मॉडम एक प्रकार का राउटर होता है। ये क्या करता है, आपके इंटरनेट की जो सुविधा होती है उसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये भी बहुत प्रैक्टिकली इन यूज वाली डिवाइस है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को दिक्कत होनी चाहिए। प्रिंटर एक हार्डवेयर है, स्कैनर एक हार्डवेयर है, जो कि कंप्यूटर के साथ प्रिंटर प्रिंट करने का काम करता है, स्कैनर आपकी इमेज को स्कैन करने का काम करता है, और रैम आपकी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक प्राइमरी मेमोरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। देखिए हार्डवेयर क्या होता है, कोई ऐसा उपकरण जो कंप्यूटर में भौतिक रूप फिजिकल रूप से होता है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक पार्ट्स हो सकता है। तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ पार्ट, कंप्यूटर के अंदर एक चिप लगी होती है, रोम चिप, तो ये
हार्डवेयर नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर है तो ये आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि ये हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क आपकी हार्डवेयर है, मदरबोर्ड आपका हार्डवेयर है। इसका आंसर आएगा लिनक्स। लिनक्स क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। आप लोगों ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सुना होगा, विंडोज। ऐसे ही जैसा विंडोज होता है ऐसा ही लिनक्स होता है। जैसे आप एप्पल वालों का मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो ये इसका आंसर आएगा लिनक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर? बहुत आसान है, लिनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, फोटोशॉप आपका सॉफ्टवेयर है जो इमेज एडिटिंग करता है, एमएस वर्ड आपका डॉक्यूमेंट वाला एक सॉफ्टवेयर है, और ईमेल की सुविधा याहू मेल की है। पहले जमाने में याहू मेल बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन आज की डेट में याहू मेल ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया। तो जिस सुविधा से आप मेल कर सकते हो लोगों को, तो वो है याहू मेल। इसका आंसर याहू मेल होगा। अब इसके बाद कुछ हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन है और अच्छे खासे सवाल हैं, इन पर बहुत नजर डालने की जरूरत थी। सारे के सारे क्वेश्चन से टॉपिक मैंने अपने कोर्स के अंदर करा रखे हैं, बट फिर भी देखते हैं। एक महाजनपदों से क्वेश्चन आया है, इसमें से कौशाम्बी वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? हिंदी में इसमें लिखा हुआ है कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो देखिए, सूरसेन जो है ये एक महाजनपद था और इसकी राजधानी थी मथुरा। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? मथुरा। ठीक है। कंबोज जो है ये अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के एरिया में, इसकी राजधानी हुआ करती थी राजपुरवा। कुरु महाजनपद जो कि दिल्ली के आसपास, इसकी राजधानी हुआ करती थी इंद्रप्रस्थ। और वत्स जो महाजनपद है इसकी राजधानी थी कौसाम्बी। तो इसका आंसर बनेगा वत्स। वत्स आपके इलाहाबाद के आसपास का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया था वत्स महाजनपद, वहां पर है। तो ये उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। अब देखो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद में से किसकी राजधानी याद रखें, किसकी कैपिटल, ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट चैलेंज हो जाता है, बट कुछ ट्रिक्स वगैरह मैंने आपको बताई थी जो कि आप इससे ये याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन अलवर सेंट्स वर एसोसिएटेड विद? यानी कि अलवर सन निम्नलिखित में से किस एक धर्म से संबंधित है? ये बहुत आसान है। हिंदू धर्म में जब भक्ति की शुरुआत होती है तो हम लोग पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत से भक्ति की शुरुआत हुई थी और दो भगवानों की भक्ति से शुरू हुई थी, एक विष्णु भक्त और एक शिव भक्त। शिव भक्तों के समूह को 63 जो संत थे उनको समूह को नैनार बोला गया है, और 12 जो संतों का समूह था, सेंट्स का जो ग्रुप था, उसको हम वैष्णव अलवर्स बोलते हैं। तो इसका ट्रिक क्या था? नयनार शिवजी की जो आंख है, नयन, उससे आप रिलेट कर सकते थे, और अलवर का वी फॉर विष्णु, वैष्णविज्म। तो 12 जो सेंट्स हैं उनसे रिलेटेड वैष्णविज्म अलवर। अलवर्स का आपका कई बारी अलवर के जो इंपॉर्टेंट सेंट्स हैं, नम अलवर हो गया, और एक फीमेल सेंट थी अंडाल, ये कितनी बार पेपर में पूछा जा चुका है। इनकी जो फेमस बुक थी 400 वर्सेस की दिव्य प्रबंधन, ये बुक भी कई बारी पेपर में पूछ लेता है। तो मैं जैसे एक्सप्लेनेशन में ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका ये चीज रिवाइज भी हो जाए और अगली बारी आपको पता लगे कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज विष्टि इन एंशिएंट इंडिया? यानी कि प्राचीन भारत में विष्टि शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, जब हम लोग गुप्त काल पढ़ते हैं, गुप्ता एज, तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं एक फोर्स्ड लेबर टाइप का टेक्स्ट, यानी कि जबरदस्ती लोगों से काम करवाया जाना चाहिए। तो काम काम करवाना ही एक तरीके का टैक्स हुआ करता था। कोई जैसे मान लीजिए कि कोई नहर बनाई जा रही है, कोई झील बनाई जा रही है, कोई सड़क बनाई जा रही है, तो वहां के लोगों को आकर के अपना श्रमदान यानी कि लेबर एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता था। तो ये एक प्रकार का फोर्स लेबर था, और ये टैक्स कॉमनली गुप्ता जो डायनेस्टी थी उसके टाइम पर होता था। कम से कम 9 से 10 टैक्स हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट टैक्स ये भी है। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस? एक अच्छा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। निम्न में से किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है? आपने देखा होगा आपके घर में स्विच बोर्ड होते हैं, एंकर पेंटा का स्विच बोर्ड, हैवेल्स का स्विच बोर्ड। तो ये बेकलाइट नाम का जो पॉलीमर होता है इससे बनाया जाता है। जैसे यहां पर ग्लिप्टिल लिखा हुआ है ना, तो ग्लिप्टिल का उपयोग पेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। अच्छा, पॉलीस्ट्रीन और पॉलीप्रोपीन, इनका भी इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में किया जाता है एज एन इंसुलेटर। ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, ये भी इंसुलेटर है, लेकिन इनका इस्तेमाल स्विच बोर्ड में रेयरली किया जाता है। तो जो स्विच बोर्ड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये किया जाता है बेकलाइट। अगली बार क्या पता क्वेश्चन पूछ ले कि पेंट उद्योग में इनमें से कौन सा पॉलीमर इस्तेमाल किया जाता है, और वहां पर आंसर दे दे ग्लिप्टन।
पीवाईक्यूज को जब भी आप स्टडी करें तो रट्टा मत मारो, आप उसको एनालिसिस करो। In a human body cell, the majority of the protein is synthesized in which of the following? एक मानव शरीर कोशिका के अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण निम्न में से कहां पर होता है? बहुत आसान है, आप लोग सेल पढ़ते हो, सेल के ऑर्गन्स पढ़ते हो, सेल ऑर्गेनेल पढ़ते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब। तो इन सबका अपना अपना एक काम होता है। आपको पता है कि सेल के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन राइबोसोम में होता है। कहां पर होता है? राइबोसोम में। और वो भी कौन सा वाला? आरएनए वाला जो प्रोटीन होता है, ये होता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और लाइबोसोम्स में रेयरली। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से डेप्थ में पढ़ो, हर चीज को समझ करके पढ़ो तो आपको एक्यूरेसी मिलेगी। लेकिन अगर आप रट्टा मार मार करके चलते रहोगे ना, तो सर क्वेश्चन हिल जाएगा कहीं ना कहीं, लैंग्वेज घुमा दी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, ऑस्ट्रोजेन और साइटोकिनिन। आप लोगों ने सबसे कॉमन जो हार्मोन देखा सुना होगा वो है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन जो है ये तो इंसानों से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है, और इसने पूछा प्लांट वाला हार्मोन है, कौन सा होता है? इंसुलिन का काम क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड में शुगर होता है इसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। और जिसके इंसुलिन की मात्रा में कमी हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? उसको शुगर की बीमारी हो जाती है। इस हार्मोन का सिक्रीशन पैनक्रियाज ऑर्गन करता है। तो ये तो नहीं होगा, ये तो इंसान में होता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड डेवलप करता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? हमारा पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्रोथ सिस्टम, मल्टीपल फंक्शंस काम करता है थायरोक्सिन, बहुत सारे काम होते हैं इसके। और ये वाला और ये वाले में डिफिकल्ट हो सकता है। तो ऑएस्ट्रोजेन एक ये जो हार्मोन है ये जनरली फीमेल्स के अंदर सिक्रीट होता है। और वो भी किस काम के लिए काम करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो विमेन्स को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं मासिकली, मंथली, उसमें ये योगदान करता है। तो अब बच गया एक ही, तो ये भी इंसान, ये भी इंसान, ये भी इंसान। और उसने पूछा है प्लांट्स के अंदर कौन सा हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्लांट्स का हार्मोन है, इसका आंसर साइटोकिनिन होगा। ये प्लांट्स की ग्रोथ और जो उसके अंदर जो सेल डिवीजन का काम होता है ये वो काम करता है। भैया सेल डिवाइड होगा तभी तो प्लांट बढ़ेगा ना, सेल डिवीजन होगा तभी तो कोई चीज का ग्रोथ होगा। तो साइटोकिनिन इसका आंसर है। ठीक है। तो जब आप लोग हार्मोन्स वगैरह के बारे में पढ़ते हो तो ये सारी की सारी चीजें, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स और ह्यूमन हार्मोन्स, ऐसे अलग अलग टाइप से आप हार्मोन्स का कैटेगराइजेशन कर सकते हो। तो ये भी ठीक ठाक सवाल था, लेकिन अगर अच्छे से सारी ऑप्शंस पता है तो एक्यूरेसी बन जाती है। बस मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी तैयारी करें बिल्कुल एक्यूरेटली करें। अगला सवाल, विच मुगल एम्परर इज नोन एज शाही बेखबर? ये बहुत आसान इतिहास का क्वेश्चन है, इसका उत्तर आएगा बहादुर शाह 1। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, और 1707 से लेकर के 1712 में औरंगजेब का जो सबसे बड़ा लड़का था मौजम, ठीक है, ये गद्दी पर आया। और ये जब गद्दी पर आया तो इसको कुछ अता पता नहीं रहता था कि मेरा साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ है, कहां से मेरा साम्राज्य छीना जा रहा है, खत्म हो रहा है, क्या मेरा टकसाल कहां पर है, कहां मेरी कितनी सेनाएं हैं। तो इसका नाम पड़ गया शाही बेखबर। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग हुज पीरियड इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी टुक प्लेस? इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ, माफ कीजिएगा हिंदी वालों के लिए अगर मैं बार बार हिंदी में नहीं भी पढ़ रहा हूँ तो क्षमा चाहूंगा। इल्बर्ट पर आप आंसर लगा सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं, ये सेट सी है। इल्बर्ट बिल विवाद किस काल में हुआ, किसके काल में हुआ था? तो यहाँ पर वाइसरॉय दे रखे हैं और इल्बर्ट बिल, तो ये हमने हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि किस तरीके से 1883 में वाइसरॉय लॉर्ड रिपन इल्बर्ट बिल को लेकर के आते हैं। लॉर्ड रिपन जो है इनका कार्यकाल 1880 से लेकर के 84 तक है, और उसी बीच में इल्बर्ट बिल आता है। कंट्रोवर्सी क्या थी? इल्बर्ट बिल के थ्रू जो इंडियन यानी भारतीय मूल के जो जज थे वो अंग्रेजों को अपनी अदालत में सजा सुना सकते थे, उनके केसेस इंडियन जज के सामने प्रस्तुत किए जा सकते थे, जिसका अंग्रेजों ने बहुत विरोध किया था। तो बाद में इल्बर्ट बिल को संशोधित करके पास कर देते। एल्गिन 1862 में आए थे, कैनिंग 1856 से लेकर के 1861 तक आए थे,
और लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर के 1905 में आए थे, लेकिन इल्बर्ट बिल तो 1883 में आया था, तो उसका सही आंसर क्या बनेगा? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल भी बोलते हैं। अब जब आप कोर्स पढ़ते हो तो उसमें उनके उनके द्वारा किए गए जो एक्शंस देखोगे तो तब देखोगे कि क्यों इंडियंस उनको पसंद करते थे। Whom of the following founded the organization मित्र मेला? बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने हिस्ट्री में कई बारी करा रखा है। निम्न में से किसने मित्र मेला संगठन की स्थापना करी थी? तो इसकी स्थापना किसने करी थी? वीडी सावरकर जी ने करी थी। अपने भाई विनायक दामोदर दास सावरकर जी ने अपने भाई के साथ की थी, गणेश सावरकर जी के साथ मिलकर के करी थी। और इस मित्र मेला संगठन से वो रेडिकल रेवोल्यूशनरी आइडियाज डेवलप कर रहे थे और बाद में इसको एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करा था जिसका नाम था अभिनव भारत। और अभिनव भारत जब 1893 में बना था तो उसके बाद फिर पुणे, नासिक, महाराष्ट्र, इन जगहों पर ये जो वीडी सावरकर के जो संगठन थी, ये ऑफिसर्स की असैसिनेशन हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये सारी एक्टिविटीज करते थे। नासिक कॉन्स्पिरेसी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इनका। लाला हरदयाल जी ने कौन सा गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो रोशन सिंह आपके HSRA में थे भगत सिंह जी के साथ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग केसेस एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब यहां पर मैं एक चीज और लाना चाहूंगा, हिस्ट्री आसान लगी मुझे इसमें, ठीक है, हिस्ट्री हो गई, साइंस ठीक ठाक थी, कंप्यूटर भी मुझे इजी लगी। अब आता है पॉलिटी, तो पॉलिटी मुझे ठीक लगी, अबव एवरेज लगी, एक आध क्वेश्चन आसान लगे, बाकी सब थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पर मुझे लगे एज पर द ग्रुप सी एस्पिरेंट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिस तरीके से मतलब तैयारी होती है उसके हिसाब से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि चैलेंजिंग है कुछ क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये चैलेंजिंग लगा। ये केसेस के नाम आप लोगों ने सब सुने होंगे, लेकिन इसको क्रोनोलॉजी में लगाना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर था, ठीक है। तो निम्न भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्मित निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर अंतिम निर्णय के सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही कालक्रम का मतलब जो पहले हुआ है, पुराने से नए की तरफ आप जाओगे, ठीक है। तो आपको पता है केशवानंद भारती वाला केस 1973 में हुआ था, इसके जैसा जजमेंट आज तक नहीं हुआ है। 13 जजेस का फैसला मूल अधिकारों के संदर्भ में, खास तौर पर फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में। गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये जो केस है ये 1950 में हुआ था। गोपालन जी, आपने आर्टिकल 22 पढ़ा होगा, इसी आर्टिकल 22 का फंडामेंटल राइट जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में लिखा हुआ है, निवारक नजरबंद जिसे कहते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में हुआ था। गोपालन जी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा हुआ था, वो सीधा कोर्ट पहुंच गए सरकार के खिलाफ। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ 1950 में था। बाकी इसकी बहुत डिटेलिंग आप मेरे कोर्स के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है, और जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है तो वो आगे पढ़ोगे। फिर SR बोमई का केस है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, ये 1994 में हुआ था। SR बोमई का जो केस है, ठीक है, SR बोमई का केस था स्टेट में जो इमरजेंसी लगती है, कौन सी इमरजेंसी होती है वो 365 वाली जो इमरजेंसी है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी। तो 365 के तहत जो स्टेट इमरजेंसी लगती है, गवर्नर लगाता है, स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये वाली जो केस है वो थी। और गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, ये 1967 का केस है। इस केस का क्या तात्पर्य था? फंडामेंटल राइट, क्या फंडामेंटल राइट अमेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो इसने जजमेंट दिया था कि आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हो। और प्रियम्बल, इसने ये भी बोला था कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो अगर आप इसके कालक्रम के हिसाब से अगर आप इसको क्रोनोलॉजी में लगाओगे तो इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले B2 गोपालन वाला, उसके बाद गोलकनाथ वाला, उसके बाद आएगा केशवानंद भारती, और उसके बाद आएगा आपका SR बोमई वाला। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी में लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आम लोग क्या करते हैं, केशवानंद भारती का केस पढ़ करके चल देते कि चलो जी नायब तहसीलदार का पेपर आ रहा है। सर इतने से काम नहीं बनेगा, आपको अच्छे से चीजों को समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन 61वां, नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस इन प्लेस ऑफ, यानी कि नीति आयोग अस्तित्व में किस संगठन के बदले में आया है? तो इसका आंसर आएगा प्लानिंग कमीशन। 1 जनवरी 2015 को मोदी जी ने बोला मित्रों कल से नीति आयोग प्लानिंग कमीशन नीति आयोग में कन्वर्ट हो जाता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के तहत बनता है। जोनल काउंसिल्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन अभी भी इंटैक्ट है। प्लानिंग कमीशन आपका जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? नीति आयोग में
कन्वर्ट हो चुका है। तो ठीक ठाक सवाल है, ये भी कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन एडेड राइट टू एजुकेशन इन द फंडामेंटल राइट। ये बहुत आसान सवाल है। निम्न में से कि संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ा था। तो इसका सबसे आसान है 86th अमेंडमेंट एक्ट। ये कब लागू हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, तो ये तो आपका किससे रिलेटेड था? राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत आर्टिकल 21A हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इसी तरीके से एक 90th अमेंडमेंट एक्ट था। ये 90th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ था, और इस एक्ट के तहत जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एमएलए की सीटें होती, इसमें एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है उसके संदर्भ में था। 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 में हुआ था। ठीक है, तो 93rd अमेंडमेंट जो 2005 में हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत एससी एसटी और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन मिलता है ना, उसके लिए ये अमेंडमेंट हुआ था। ये मैंने पॉलिटी में भी कराया था। इसके तहत आर्टिकल 15 के अंदर क्लॉज डाला गया था, अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल 15 में ये अमेंडमेंट किया था। और जो 95th अमेंडमेंट एक्ट है ये 2009 में किया गया था। इसके तहत भी एसटी एससी और एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन जो एमएलएज और एमपी की सीट्स में होता है उसको अगले 10 साल के लिए बढ़ाया गया था। और फिर आपको याद होगा 2019 में 104th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसके तहत एंग्लो इंडियन वाला खत्म कर दिया गया था रिजर्वेशन, और एससी एसटी का अगले 10 साल के लिए कंटिन्यू कर रखा है। एक्यूरेसी चाहिए, देखिए एक्यूरेसी है सब हो जाएगा। यार इस क्वेश्चन में अगर आपको बाकी नहीं भी पता है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये तो सबसे कॉमन है, छोटे स्तर के पेपरों के लिए ये बहुत कॉमन है। 86वां संविधान संशोधन। पर अगर नॉलेज अच्छा है, अच्छी प्रैक्टिस है, अच्छा अप्रोच है आपके पास, आपका आंसर गलत नहीं जाएगा सर। अगला क्वेश्चन, 63rd क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। According to the Constitution of India, the Union Parliament and the state legislature are sovereign. The Supreme Court has the power to declare a law unconstitutional if it is against the provisions of the Constitution. आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। इसको मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायिका का संप्रभुत्व है। मतलब संप्रभुत्व का मतलब अपने आप इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से कोई भी फैसले ले सकती है। क्या ऐसा है? सब किससे बंधे हुए हैं? संविधान से बंधे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। नाइदर द पार्लियामेंट नॉर द स्टेट लेजिस्लेचर इज कंप्लीटली सोवरीन। इंडिया इज सोवरीन, इंडिया सोवरीन है, लेकिन इंडिया में जितने भी ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर हो, जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव हो, ये सोवरीन नहीं है सर। दे आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में जो बातें लिखी है उसके दायरे में रह के काम करेंगे, इसलिए ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू डिक्लेयर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधानों का विरुद्ध है। सर संविधान का रक्षक कौन है? Who is the guarantor of the constitution? सुप्रीम कोर्ट सर। तो ये तो सही है ना। अब चाहे वो कानून फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन कोई और प्रोविजन के खिलाफ हो, लेजिस्लेचर अपनी जरूरत से ज्यादा औकात से बाहर रह करके कानून बना रहा हो, अल्ट्रा वायर कर रहा हो कोई किसी चीज को लेकर के, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर। ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या बनेगा? इसने पूछा है कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? सॉरी, करेक्ट पूछा है ना इसने, सॉरी, करेक्ट में ओनली टू इज करेक्ट सर, पहला करेक्ट नहीं है। अब इस सवाल के ऊपर आपकी पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग, चिंतन की आवश्यकता है। अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक गलत कर दिया आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे यह लगता है कि कई बच्चे मात खा जाएंगे, जबकि मेरे संदर्भ में आसान क्वेश्चन है ये। पॉलिटी जिन्होंने पढ़ी है, नायब तहसीलदार का पेपर है, अच्छे लेवल पर होना चाहिए। आप एक अधिकारी ही बन रहे हैं, बेशक लोअर पीसीएस आपका ग्रुप सी का पोस्ट है, बट सर इट्स एन ऑफिसर लेवल पोस्ट है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मोहम्मद बिन तुगलक। हिस्ट्री के कुछ फिर से क्वेश्चंस आ चुके हैं यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या है। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवाने आमिर कोही की स्थापना क्या इसने करी थी? बाजार नियंत्रण का प्रारंभ क्या इसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, आपको पता है कि बहुत फेमस तुगलक रूलर था। इसका इस्तेमाल आए दिन हम तुगलकी फरमान में कर देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट केपेबल रूलर, बट ही इज कंसिडर्ड एज अ फूल रूलर, क्योंकि जो पॉलिसी करी अपने जमाने से पहले ही कर दी उसने। तो दीवाने कोही का जो एस्टेब्लिशमेंट है ये किसने करा था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करा था। दीवाने
आमिर को ही। ये एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, तो ये तो इसी ने करा था। द बिगिनिंग ऑफ मार्केट कंट्रोल नहीं, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि बाजार में बाजार का नियंत्रण होगा और शासक तय करेगा कि किस तरीके से वस्तुओं की जो प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट होंगे। तो ये अलाउद्दीन खिलजी जब आया था, कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी, ये इसने स्टार्ट करा था। और उसके लिए उसने एक डिपार्टमेंट खोला था, शाहना ए मंडी सिस्टम। क्या सिस्टम खोला था? शाहना ए मंडी सिस्टम। तो अलाउद्दीन के बारे में सिर्फ कौन सा सही है? सिर्फ एक सही है कि दीवान ए आमिर को ही इसी ने खोला था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी कृषि विभाग था ये। 65वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द अष्ट प्रधान ऑफ शिवाजी? हिंदी में शिवाजी के अष्ट प्रधानों में निम्नलिखित में से कौन से वित्त मंत्री होता था? अब आपको बताया शिवाजी महाराज ने 8 अपना जो कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाया था, उसमें 8 मिनिस्टर्स होते थे अलग अलग चीजों के लिए। इसमें पेशवा तो था, वो तो प्रधानमंत्री है, ही इज द मेन मिनिस्टर। जो अमात्य है ये है फाइनेंस मिनिस्टर। वकिया नाविस, इसको कहते थे इंटरिम मिनिस्टर। क्या कहते थे? इंटरिम मिनिस्टर, यानी कि अंतरिम मंत्री। ज्यादातर जो दरबार में इवेंट्स होते थे, उन इवेंट्स को ये देखता था। और दाबीर जो है ये होता था फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव। आप समझ रहे हो मेरी बात को? विदेश सचिव, दाबीर विदेश सचिव, ठीक है, फॉरेन सेक्रेटरी। वाकिया नवीस ये इंटरिम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ इवेंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। और अमात्य फाइनेंस मिनिस्टर, पेशवा प्राइम मिनिस्टर, ये थे हमारे प्रधानमंत्री। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा अमात्य, बी बनेगा इसका आंसर। ठीक है जी। इसके बाद अगला सवाल है 66, हंटर कमीशन मॉडर्न हिस्ट्री से। बहुत आसान क्वेश्चन है। हंटर कमीशन 2 आए थे हिस्ट्री में, एक 1882 में आया था, एक 1919 में। 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर की समीक्षा करने के लिए आया था, और 1882 में जो आया था ये एजुकेशन में रिफॉर्म्स को लेकर के आया था। इस कमीशन के अंदर 21 लोग थे, जिसमें से 7 इंडियंस थे। इस कमीशन के क्या क्या प्रावधान थे वो भी कभी कभी पेपर में आ जाता है डेप्थ के अंदर। तो ये मुझे इतना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं लगता है, ये लगभग लगभग सबको पता होता है। अगला सवाल है 67, which of the following pairs in the provision in the constitution and its source is not correctly matched? यानी कि निम्नलिखित युगम में से कौन सा युगम संविधान का प्रावधान व उसका स्रोत सही सुमेलित नहीं है, यानी कि सही मैच नहीं है। तो संविधान पढ़ते हो तो सबसे पहले संविधान के अलग अलग प्रावधान कहां से लिए गए हैं। हमें बताया कि 70% हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। और उसके बाद बचा कुचा संविधान अलग अलग लगभग 64 कंट्रीज का आपने अध्ययन किया था, और वहां से कुछ ना कुछ आपने प्रोविजन लिए। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ये तो ब्रिटेन की ही देन है, ये हर कोई जानता है। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट यूएसए में द फर्स्ट कंट्री जिसने फंडामेंटल राइट बनाया था वो कौन सा है? यूएसए, बिल्स ऑफ राइट्स 1787 के तौर पर। फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमने हालांकि बहुत बाद में ऐड करा था, बट ये यूएसएसआर से लिया गया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो कि हमारे संविधान के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51, ये हमने साउथ अफ्रीका से नहीं लिया है। इनको हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व जिसे हम कहते हैं ये आयरलैंड से लिया गया, तो इसलिए ये गलत मैच है। तो इसका आंसर आएगा डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 रेफरिंग टू अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविजन एडिट। यानी कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कीजिए। सूची 1 में क्या क्या है? इसके अंदर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट नंबर है, और यहां पर उस अमेंडमेंट से आपने क्या प्रोविजन किया। तो ये ऑलमोस्ट सारे कर रखे हमने पॉलिटी के कोर्स के अंदर, सारे कर रखे एकदम डिटेल में। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर दिक्कत होनी चाहिए। पहला अमेंडमेंट कब हुआ था सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, 1951 में। 21st अमेंडमेंट कब हुआ था? 1967 में। 52nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 1985 में। और 61st अमेंडमेंट कब हुआ था? 1988 में। ये राजीव गांधी जी ने किया था। पहला अमेंडमेंट से हमने क्या डाला था? 9th शेड्यूल, 9 शेड्यूल डाला था ना लैंड राइट्स को लेकर के। 21st अमेंडमेंट 1967 से हमने कौन सी भाषा को जोड़ा था शेड्यूल 8 के अंदर? सिंधी भाषा को। सिंधी का मकान बोर्ड मास से, याद है वो ट्रिक? अलग अलग समय में शेड्यूल 8 के अंदर जो 22 भाषा है, 14 पहले थी, उसके बाद 8 भाषाएं आपने बाद में जोड़ी। उसका एक ट्रिक भी मैंने बता करके दिया था आपको। 52nd अमेंडमेंट ने 1985 से हम लोगों ने क्या करा? दल बदल कानून को
ऐड करा, यानी 10th शेड्यूल ऐड करा, और 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 से हमने वोटिंग एज को 21 से घटा करके 18 कर दिया था। तो इसका सही जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर इसका आएगा डी। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ये आ रहा है इसका आंसर। मेरे नजरिए से ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अभी तक किए गए 105 संविधान संशोधन में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं, जो आप कहीं ना कहीं पर पढ़ते ही पढ़ते हो। इसके बाद सवाल आता है 69, ये भी मैच द फॉलोइंग का है। तो देखो, मैच द फॉलोइंग के काफी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो लिस्ट 1 में है आपके अलग अलग प्रोविजंस हैं, और लिस्ट 2 में वो प्रोविजन कौन से शेड्यूल से रिलेटेड है। अगर आप देखो 69 और 68 क्वेश्चन को अगर आप नजर मारोगे, तो इसने इस क्वेश्चन में भी शेड्यूल से रिलेटेड ऑप्शंस दिए और इस क्वेश्चन में भी शेड्यूल से रिलेटेड ऑप्शन दिए। तो 2 क्वेश्चन तो आपके शेड्यूल से ही बन गए। और सर, सबसे सिंपल पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सबसे छोटा पार्ट है, वो है शेड्यूल है। बस शेड्यूल लिंक करना, ये बहुत ईजी है और स्कोरिंग भी है। आए दिन टाइम में बच्चों को देखता हूं कि शेड्यूल्स पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं, और स्कोरिंग कितना है देखिए, 2 क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया। चलिए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल कौन से शेड्यूल से बनती है। चलिए, मैं इसको पहले हिंदी में पढ़ लेता हूं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सूची 1, जनजातीय सलाहकार परिषद, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, भाषाएं, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान। यहां पर थोड़ा सा इस वाले प्रोविजन में उसने क्लियर नहीं किया है, वो प्रावधान कौन से हैं, सैलरी से रिलेटेड। ठीक है, तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आपकी कौन से शेड्यूल में है, 5th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज एक्सक्लूडिंग 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। इन 4 राज्यों को छोड़कर के अन्य राज्यों की जनजाति। तो यहाँ पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पूछिए तो 5th शेड्यूल लगा दीजिए। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल 4th। इसका ट्रिक भी मैंने दिया था, 4 मतलब 4 शोर कौन मचाएंगे, राज्यसभा के एमपी मचाएंगे। तो जो ये 4th शेड्यूल है, ये कौन से राज्यों को कितनी राज्यसभा की सीट मिलेगी, ये इसके अंदर है। भाषा, टोटल कितनी भाषा है, टोटल कितनी भाषा है आपकी, 22 भाषाएं हैं। तो इसका जो प्रोविजन है 22 भाषाओं का, ये कौन से शेड्यूल में है, 8th शेड्यूल, 22 लैंग्वेजेस। एक एक लैंग्वेज मैंने मैप बना करके, डायग्राम बना करके आपको याद कराया था, मुश्किल नहीं होना चाहिए। और प्रोविजन रिलेटेड टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सैलरी। तो ये सैलरी वाला जो प्रोविजन है, ये हमारा 2nd शेड्यूल में है। सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट है ना, सैलरी ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफ द गवर्नर, जजेस एटसेट्रा। ठीक है, 2nd में सैलरी और 3rd में था ओथ। ठीक है, ये मैंने ट्रिक्स भी दी थी कुछ ना कुछ इसके अंदर। तो इसका आंसर बनेगा डी। इसका आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीएस्ट टू द लास्ट या लेटेस्ट। यानी कि पहले कौन सी एक्टिविटी हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई। तो हिंदी में भी पढ़ लेता हूं मैं इसको। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा इनमें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर के अंतिम के लिए। सबसे पहले कौन सा हुआ और उसके बाद कौन सा हुआ, देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़ी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, 1976। पहली चाइना के आक्रमण का इमरजेंसी कब लागू हुआ था, 1962। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई कब पास हुआ था, 2005। और 73वां संविधान संशोधन 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पंचायती राज, ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। अब आप इसके हिसाब से कालक्रम में लगाओगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा सबसे पहले 2। ठीक है, 62, उसके बाद 76, उसके बाद आएगा 92, फिर 2005। ठीक है, इसका आंसर होगा बी। 71, अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी फिर से देखो, पॉलिटी के बहुत अच्छे सवाल है, देखो काफी क्वेश्चंस है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन इज डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है। ये तो कथन स्टेटमेंट तो सही है अपनी जगह पे, यूसीसी आर्टिकल 44। अगला, उत्तराखंड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखो, हाल ही में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो लागू हुआ 27 जनवरी 2024 को। अब इस क्वेश्चन को भी मैं सही मान करके चल रहा था,
पेपर करते वक्त मैं सही माना, लेकिन अब अगर मैं ये बोलूं कि ये दोनों सही हैं तो मेरा आंसर क्या बनना चाहिए? सी। लेकिन सर इस क्वेश्चन में आ गया है डाउट, विवाद। विवाद इसलिए आया क्योंकि जब आप इसी सेट के अंदर पीछे पलटोगे और यहां पर एक क्वेश्चन और है, और वो क्वेश्चन है 90th क्वेश्चन, 90वां क्वेश्चन, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन? 90वां क्वेश्चन। तो इसके साथ ये विवाद करेगा और मेरे नजरिए से इसका आंसर शायद डिफरेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अगले क्वेश्चन में उसने बहुत ज्यादा स्पष्ट कर रखा है। क्या स्पष्ट, क्या नहीं कि क्लियर कर रखा है? देखिए, इसने इसी सेक्शन में एक और क्वेश्चन पूछ लिया यूसीसी से रिलेटेड, और क्योंकि अभी ये करंट से भी जोड़ करके देखा गया है इस क्वेश्चन को, नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इनेक्टेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड पोस्ट इंडिपेंडेंस। इस वर्ड ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया, और मेरे को क्या, जो समझदार स्टूडेंट होगा वो तो कंफ्यूज हो ही गया होगा। यानी हिंदी में अगर मैं पढ़ूं तो स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद शब्द का जिक्र किया है, लेकिन जो 70 क्वेश्चन है उसमें स्वतंत्रता के बाद का जिक्र नहीं किया है। उसने बस लिखा है कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है यूसीसी को लागू करने वाला। तो अब इसने अगर यहां स्पष्टीकरण कर दिया है तो इसका आंसर तो उत्तराखंड ही होगा। जाहिर सी बात है कि 90 का आंसर क्या होगा? उत्तराखंड ही होगा, क्योंकि इसने पोस्ट इंडिपेंडेंस शब्द को, यानी आजादी के बाद तो पहला देश है, राज्य है ही ये, लेकिन जो यहां पर जो 70वां क्वेश्चन है, अब इसने डाल दिया है किसके अंदर? आपको विवाद के अंदर, दुविधा के अंदर। कैसे? 71वां क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे? यहां तो लिखा ही नहीं हुआ ना कि पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसने तो लिख दिया फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया। और सर जब आप इससे पहले पढ़ते थे तो आप पढ़ते थे गोवा। गोवा एकमात्र स्टेट था जहां यूसीसी लागू था। आपको पता है गोवा में यूसीसी 1867 में लागू हुआ था, पोर्चुगीज के टाइम पर, क्योंकि गोवा तो पोर्चुगीज की कॉलोनी थी ना, ब्रिटेन की तो थी ही नहीं। गोवा हमारे पास कब आया था? 1961 में। तो जो 1866 का था, ये हम लोगों ने गोवा में कंटिन्यू करा। कंटिन्यू मतलब जो पहले से चला हुआ आ रहा है यूसीसी, वही कंटिन्यू होगा। पुर्तगालियों के कानूनों को हमने फॉलो करा गोवा के अंदर, अभी भी फॉलो कर रहे हैं। अब यहां दुविधा होगी। अब आप बोलोगे सर मेरे हिसाब से तो सर नहीं, ये तो उत्तराखंड की ही तरफ इशारा कर रहा है, तो मैं तो इसको लगाऊंगा कि उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू इंप्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड पोस्ट इंडिपेंडेंस। होता तो शायद मैं थोड़ा और मजबूत हो जाता। तो मैं इसके अंदर हूं डाउटफुल। फिर भी अगर मैं एक बुद्धिजीव के तौर पर, एक एजुकेटर के तौर पर, मेंटोर के तौर पर, अगर इस क्वेश्चन को 90 वाला जो क्वेश्चन है उसको देखने के बाद, जहां पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद स्पष्ट कर रखा है, तो मैं इसको गलत करता और मेरा आंसर इसमें ये आएगा। बाकी जब आंसर की आएगी मैं अपना आंसर इसमें ए लगाऊंगा। इनफैक्ट जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा था और मैंने 90 नहीं भी देखा था, मैंने बाय डिफॉल्ट पहले यही लगाया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर वेट एंड वॉच। देखिए, जो कह रहा होगा कि नहीं सर आप गलत हैं, तो ये तो परिणाम जब आएगा तभी पता लगेगा। ठीक है जी। तो चमत्कार है यहाँ पर, यूसी से रिलेटेड डायरेक्टली 2 क्वेश्चन और इनडायरेक्टली एक और क्वेश्चन है। एक और बड़ा मजेदार क्वेश्चन इसने यूसीसी से रिलेटेड दिया है, जो कि आप लगा ही नहीं पाओगे कि ये यूसीसी से है या किस चीज से रिलेटेड है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपका क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी, कौन याद करता है? टोटल कितने एसडीजी हैं? 27। मेरे ख्याल से उत्तराखंड की तैयारी करने वाले बच्चे शायद 27 के 27 तो याद नहीं करेंगे। पता भी शायद कम बच्चों को होता है कि 27 है। आपको लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं, जब जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है एनसीईआरटी का, उसमें हम लोग पढ़ ही रहे हैं। और मैं बोलता भी हूं कि जितने भी मेंस वाले आंसर्स हैं, चाहे नायब तहसीलदार हो, आरओ हो, पीसीएस हो, सर एनसीईआरटी का कोर्स जरूर करिएगा। इससे आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था 6 हमने पढ़ा था, ठीक है। 6 के 6 दिन मैं नहाता हूं। ट्रिक देखो, सैनिटेशन। 7वें दिन मेरी छुट्टी होती है तो मैं नहाता ही नहीं हूं। तो 6 इज रिलेटेड टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 13 नंबर अंग्रेजी में क्या है? डेंजर। तो क्या खतरे में है? पर्यावरण, क्लाइमेट। 2 मिल गया मुझे। वैसे तो मुझे एक से ही आंसर मिल जाएगा, मगर फिर भी एक्यूरेसी।
10 10 समानता रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। 16 के हो गए हो तो अब आपको मिलेगी शांति। क्या मिलेगी? 16 की उम्र के हो गए हो तो अब मिलेगी शांति। तो 16 का इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा। अब इसके हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा ये बनेगा बी। वन का ए, वन के ए वाले यहां पर दो हो रहे हैं, ठीक है। 2 का डी, 3 का सी और 4 का बी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 27 में से जो इंपॉर्टेंट गोल्स है एक लिस्ट बना करके लास्ट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वालों की कुछ नंबर से रिलेट करके वो क्या प्रोविजन है उससे ट्रिक बना सकते हैं। एलिमिनेशन में मदद करेगा, आंसर में एक्यूरेसी आ जाए। अब बात करते हैं एज पर यूनियन बजट 2025-26 द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, कितना था फिस्कल डेफिसिट? हिंदी में इसको कहेंगे आपका जो राजकोषीय घाटा है। तो ये राजकोषीय घाटा आपका ओवरऑल इनकम और एक्सपेंडिचर पर होता है। इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम लोग फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कितना होता है कितना नहीं होता है, इसको कम करने के लिए क्या किया जा रहा है। बट इस बजट के हिसाब से 4.4% है। तो ये सीधा बजट से जुड़ा हुआ एक फैक्ट है। जिसने बजट को पढ़ा होगा आपको पता है कि बजट से जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। अगला सवाल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है थोड़ा। देखो इकोनॉमिक्स मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि जेन्युइन क्वेश्चंस उसने पूछे, और इकोनॉमिक्स तो ज्यादातर बच्चे नमस्ते करके चल देते हैं। भैया 8-10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पूछे हैं और आपने अगर उसमें से 8 में से अगर 5 क्वेश्चन अगर नहीं सही करे तो आप मेरिट में कहां से नंबर को एडजस्ट करोगे? आप कितना उत्तराखंड पढ़ लोगे? उत्तराखंड 45 नंबर का है तो आप 35 ले आओगे, 30 ले आओगे, 40 ले आओगे। लेकिन सर जो जीएस का जो सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन का कट ऑफ में योगदान वही तो देगा ना। आपको सारी तैयारी करनी है। एज ए रिजल्ट ऑफ एसएस तारापुर कमेटी जो 97 में बनी थी, इंडिया को ने अचीव कर दी है फुल क्या अचीव कर दी है? करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, हिंदी में भी पढ़ लेता हूं। एसएस तारापुर समिति 1997 की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप भारत में पूर्ण हासिल की, क्या हासिल की? चालू खाता परिवर्तनीयता या पूंजी खाता परिवर्तनीयता। इकोनॉमिक्स में हम लोग कन्वर्टिबिलिटी पढ़ेंगे। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कन्वर्टिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है जब आप एक देश का व्यापार दूसरे देश के साथ जब हम व्यापार करते हैं ना, तो दूसरे देश से अगर कोई सामान खरीदोगे तो आप अपनी करेंसी में खरीद सकते हो या नहीं, या उसकी करेंसी में खरीद सकते हो या नहीं। इसमें आपको अपनी करेंसी को उसकी करेंसी में कन्वर्ट करके सामान खरीदना होता है। अब इसके लिए क्या होता है कि आपको या तो आप बिना परमिशन के, सरकार की परमिशन के बिना खरीद लो, अपनी करेंसी को कन्वर्ट करके खरीद लो, या तो फिर आपको क्या करना होता है, बताना होता है कि मैं इतना सामान खरीद रहा हूं, ये चीज खरीद रहा हूं। फिर भारत सरकार के पास वो डेटा जाएगा, फिर उसके बाद सरकार उसमें अलाउ कर सकती है कि करेंसी एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, या नहीं भी कर सकती है। तो जिन गतिविधियों में हम लोगों को अलाउड है अभी फुल, वो है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ना कि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। और इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ओनली 1। अब इसके लिए आपको देखिए इकोनॉमिक्स का जो भी क्वेश्चन होता है ना, उसका एनालिसिस, इस टाइप के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए 10-15 मिनट एक्सप्लेन करना पड़ेगा कन्वर्टिबिलिटी। तो जो आपका चालू खाता होता है जिसके अंदर आप सिर्फ जो 1 साल के अंदर जो आप ट्रेड करते हो, व्यापार करते हो दूसरे देश के साथ, वो आपका इजीली कन्वर्टेबल है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट होता है जिसके अंदर आप लोन्स वगैरह जैसे लेते हो, या कोई आपने कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई लंबा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है, उसमें आपको सरकार से पूछ करके करना पड़ेगा। यहां पर अभी हम पार्शियल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में, पार्शियल कैपिटल अकाउंट, हमारा टारगेट है कि हम बहुत जल्द इसमें भी फुली कन्वर्टेबल हो जाए। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फुल हो जाएगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना क्या हो जाता है? बहुत आसान हो जाता है। सिंपल भाषा में फिलहाल ऐसा समझिए, बाकी जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो डेप्थ में। स्कीम्स अंडर मुद्रा योजना। मुद्रा योजना आपको पता है भारत सरकार की एक योजना, बहुउद्देशीय योजना है। तो इसके अंदर इसमें कौन कौन सी योजना है? शिशु किशोर तरुण युवा, शिशु तरुण वृद्ध, तरुण युवा वृद्ध। देखो मुद्रा योजना में ना आपको 10 लाख तक का लोन मिलता है छोटे छोटे कामों को करने के लिए। तो 3 तरीके के लोन होते हैं, ठीक है। इसमें पहला लोन होता है शिशु, इसमें आपको 50,000 से कम तक का लोन मिलता है। फिर आता है किशोर, इसमें आपको 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन मिलता है। और फिर आता है तरुण, इसमें आपको 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का लोन मिलता है।
तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, योजनाओं के अंदर डिटेल में आपको चीजें पता होनी चाहिए। When was the National Bank of Agriculture and Rural Development established? यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, सिंपल पूछू तो है तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई। बहुत आसान सवाल है, ईयर पूछा है तो और भी आसान हो गया, 1982। भाई साहब कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई 1982। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड भारत में कृषि क्षेत्र के लिए लोन की व्यवस्था करने वाला सर्वोच्च ऑर्गेनाइजेशन नाबार्ड है। आप समझ रहे हो? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कभी कभी हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। जब हम लोग इकोनॉमिक्स में नाबार्ड पढ़ेंगे तो हम यही नहीं और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। हो सकता है अगली बार कुछ और डिटेल में क्वेश्चन आ जाए नाबार्ड से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी प्रपोज्ड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग? ये मेरे नजरिए से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है एनटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने कमिटियों के बारे में पूछ लिया। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया? देखिए, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई। हमारी महंगाई की दर हर साल बढ़ती रहती है, तो एक समिति थी जिसने बोला कि यार लगभग लगभग इसके आसपास हर साल महंगाई की दर हो, यह होना चाहिए, सुझाव दिया। जरूरत से ज्यादा भी ना हो, जरूरत से कम भी ना हो। तो जब आप इन्फ्लेशन पढ़ोगे तो उसके हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो ये जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग थी, ये उर्जित पटेल की कमेटी थी जो 2013 में आई थी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल आपको पता है आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, और बहुत रीसेंट में ये एक ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले मोदी जी को नमस्ते कर दिया था, मतलब रिजाइन कर दिया था। ठीक है, तो उर्जित पटेल। रघुराम राजन भी इससे पहले आरबीआई के गवर्नर थे ना, उर्जित पटेल से पहले शक्तिकांत दास थे, उससे पहले रघुराम राजन थे। इनकी भी कमिटी थी, वो लेकिन 2008 में आई थी, और वो कमिटी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को लेकर के। फाइनेंशियल रिफॉर्म क्या होते हैं सर, कोर्स में देखिएगा डिटेल में। सर वाईवी रेड्डी की कमिटी आई थी 1999 में, और ये आई थी बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेकर के, बैंकों में क्या सुधार होना चाहिए उसको लेकर के। और एनके सिंह की जो कमिटी है, ये कमिटी आई थी 2016 में, 2016 में आई थी एनके सिंह की कमिटी। एनके सिंह की कमिटी भी मेरे ख्याल से बैंकिंग से रिलेटेड आई थी। ठीक है, सॉरी एफआरबीएम से रिलेटेड आई थी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। यानी कि बजट में ये जो ये फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, आपका घाटा हो रहा है ना, खर्चा ज्यादा हो रहा है, इनकम कम हो रही है, तो इस घाटे को, वो जो 4.4% घाटा आपको हो रहा है, इस घाटे को कम कैसा किया जाना चाहिए, एनके सिंह कमेटी ने बताया था। व्हेन वी विल बी स्टडीइंग इकोनॉमिक्स कोर्स, आई विल बी गिविंग यू द डिटेल्स ऑफ ऑल दीस कमिटीज, सारी कमिटीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा इन डेप्थ। तो बताओ, ये क्वेश्चन पेपर एनटी का है। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ यूनियन बजट 2025? सर ये मुझे लड्डू सवाल लगा है, जिन्होंने बजट पढ़ा होगा तो सबका विकास, मेरे ख्याल से आत्मनिर्भर भारत 2021-22 का बजट का था शायद, जो मुझे याद आ रहा है। सारा याद करने की जरूरत नहीं, सबका विकास यही मोर देन सफिशिएंट है। इसको बंद करूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। सर ये वाला जो सवाल है, मुझे लगता है कि बहुत लोगों की रीत से बाहर होगा। भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 2015 में शुरू किया गया, इसका उद्देश्य 100 अल्प विकसित जिलों को परिवर्तित करना है। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015। सर ये गलत है, इट वाज लॉन्च्ड इन 2018। इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म 100 मोस्ट अंडर डेवलप्ड सिटीज। नहीं सर, इसके अंदर 115 के 115 नहीं 112 जिले थे, तो 100 नहीं थे। अब ये दोनों गलत हो गए। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर आ गया, इनमें से कौन सा सही है, तो नाइदर वन नॉट टू। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत अंदर तक इसने इस योजना का क्वेश्चन पूछ लिया है ना, तो मेरे ख्याल से इसमें शायद हर कोई स्कोर कर पाए या नहीं, ये छोड़ने वाला सवाल हो सकता है। Which of the following pairs of high court permanent bench is not correctly matched? हमने हाई कोर्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हाई कोर्ट की एक तो होती परमानेंट बेंच, जहां पर हर बार हाई कोर्ट का आपका सेशन लगेगा, और कुछ होती है टेम्परेरी बेंच, जहां पर टाइम टाइम पर हाई कोर्ट जाएगा। जैसे एक बड़ा सा स्टेट है, अब उस बड़े से स्टेट में जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, अब बम्बई हाई कोर्ट लगता है आपका बम्बई में बेंच,
लेकिन गोवा के लिए भी आता है, तो गोवा का आदमी बंबई कैसे जाएगा इतनी दूर? तो एक परमानेंट बेंच गोवा में भी लगती है। नागपुर का आदमी कैसे जाएगा इतनी दूर? तो एक परमानेंट बेंच अहमदाबाद में भी लगती है। लक्ष्मीकांत में मैंने बोला भी था जब हम लोगों ने एनसीईआरटी खत्म ये पॉलिटी करी थी कोर्स में, कि आप लोग बेंचेस जरूर पढ़ लीजिएगा, हाई कोर्ट की बेंचेस कहाँ कहाँ परमानेंट लगती है। तो वो बच्चा क्या करता है ना, सेल्फ स्टडी पर जो काम दे दो वो तो नमस्ते कर ही देता है। तो सर कर्नाटक में धारवाड़ में और हुबली 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 करके, हुगली नहीं हुबली, वहां पर परमानेंट बेंच लगती है। हुबली हाईएस्ट रेलवे स्टेशन भी है, रेलवे हेडक्वार्टर। ठीक है, तो ये तो ठीक है। राजस्थान में जयपुर पे परमानेंट बेंच लगती है, ये भी ठीक है। बॉम्बे के नागपुर में परमानेंट बेंच लगती है, नागपुर में, अहमद औरंगाबाद में और गोवा में, तो ये भी ठीक ही है, नागपुर में लगती है परमानेंट बेंच। और मध्य प्रदेश के भोपाल में परमानेंट बेंच नहीं लगती, इसलिए आंसर सही होगा, क्योंकि इसने पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, परमानेंट बेंच जिसको हिंदी में कहेंगे उच्च न्यायालय की स्थायी बेंच, कहां सुमेलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सर कहां लगता है? तो मध्य प्रदेश में दो जगह पर लगता है, जैसे इंदौर हो गया और ग्वालियर हो गया, इन जगहों पर मध्य प्रदेश में परमानेंट बेंच लगती है, भोपाल में नहीं लगती सर। टफ वन है। अगला सवाल, द बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1934 वाज रिटन बाय एम विश्वेश्वरैया। ये बुक 1934 में एम विश्वेश्वरैया इन्होंने लिखी थी। आपको, आप जब पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हो, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को एम विश्वेश्वरैया प्लान भी बोलते हैं। क्यों? 1951 में से 56 तक जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लागू हुआ था, वो एम विश्वेश्वरैया के कॉन्सेप्ट्स पर बना था, और उनके कॉन्सेप्ट्स इस किताब के अंदर दे रखा है। इस किताब और एम विश्वेश्वरैया की आइडियोलॉजी क्या थी, इंडिया को कैसा डेवलपमेंट चाहिए? सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट और कोर इंडस्ट्रीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन, ऐसे उद्योगों पर सर काम करना है हमने 5 ईयर प्लान में। इसको एम विश्वेश्वरैया प्लान कहते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा ये, अरेंज द फॉलोइंग आरबीआई गवर्नर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। सर इस क्वेश्चन को मैंने नमस्ते कर दिया, इसलिए करा कि सर आरबीआई के अभी तक 26 के आसपास गवर्नर होंगे, 26 के आसपास, 26 गवर्नर। 1934 में शुरुआत होती है इसकी ऑसबॉर्न स्मिथ से, पहले गवर्नर, और अभी 2024-25 आ चुका है, तो इसमें 26 गवर्नर हैं आपके संजय मल्होत्रा। सर 26 लोगों को क्रोनोलॉजी में कैसे याद करेंगे? तो इसमें कुछ तिकड़मबाजी करनी थी। जैसे मुझको विमल जलान का बहुत पता था, जब हम छोटे थे तो हम नोटों में अपने टाइम पर विमल जलान को बहुत देखते थे, और विमल जलान आपके 1997 से लेकर के 2000 बीच के गवर्नर थे। उनसे पहले सी रंगाराजन थे 1992 से लेकर के 97। एनसी सेन गुप्ता सिर्फ एक साल के लिए 1975 में बने थे, और जो पीसी भट्टाचार्य है ये 1962 से 67, जब आपका पहला चीन के साथ युद्ध हुआ था उस टाइम पर थे। अब यहाँ पर बहुत सिंपल है, आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, सबसे पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है आरबीआई के गवर्नरों को। मतलब इसमें देखो, अभी जैसे संजय मल्होत्रा हो गया, शक्तिकांत दास हो गया, उर्जित पटेल हो गया, रघुराम राजन हो गया, वाईवी रेड्डी हो गया, ये जो 2000 के बाद वाले भी दिए होते हैं ना दो, तब भी कुछ ना कुछ एलिमिनेशन में बन जाती कहानी। पर इसने कब से, देखो 2003 से पहले के दे रखे हैं सारे के सारे। टफ जॉब। इसके बाद आता है 83, न्यूक्लियर पावर प्लांट और वो कौन से राज्य में स्थित है। यानी कि एक तरफ आपको दे रखा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र राज्य, ये हाल ही में हम ज्योग्राफी में करा था, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तारापुर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? महाराष्ट्र में। कैगा कहां पर है? कर्नाटका में। कुंडलकुलम कहां पर है? तमिलनाडु में। और काकरापार कहां पर है? गुजरात में। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसका आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। ठीक है, इसकी मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग अभी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हाल ही में हमने ये पढ़ा भी था इन सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स। कुंडलकुलम के रिएक्टर की मैंने खासियत बताई थी, 1000 मेगावाट की क्षमता वाला सिंगल रिएक्टर जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है न्यूक्लियर एनर्जी।
ओवरऑल में किस जगह से सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है? तारापुर में। ओवरऑल में यहां पर 6 रिएक्टर्स लगे हुए हैं, आपको पता था। इसके बाद 84th क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन इज असर्शन एंड अदर वन इज रीजन। असर्शन रीजन के क्वेश्चन तो कई बच्चों को तो वैसे भी समझ में नहीं आते, कथन और कारण, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेता हूं इसको मैं। हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है? हाँ है। हिमालय में विविध जलवायु परिस्थितियां और ऊंचाई में भिन्नताएं हैं जो विविध वनस्पति और जीवों का कारण बनती है। तो हिमालय का क्लाइमेट और हिमालय का ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये तो सही है कि हाँ, हिमालय में बहुत ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि फ्लोरा और फौना, प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज अलग अलग, दुनिया में सब तरीके की स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती है। ये तो बात सही है, क्योंकि हिमालय एक ऐसी जगह पर है जहां पर हिमालय का क्लाइमेट अलग अलग है। निचले इलाकों में, शिवालिक में ट्रॉपिकल है, थोड़ा हाइट बढ़ेगी तो सब ट्रॉपिकल, उसके ऊपर टेम्परेट, फिर उसके बाद टैगा, टुंड्रा, 7-8 क्लाइमेट रीजन है हिमालयस में। और ऑल्टीट्यूड वेरिएशन आपको पता है, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। हाइट बढ़ने से धीरे धीरे टेम्परेचर में भी डिफरेंस आता है, टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो जो क्लाइमेट है उसमें भी डिफरेंस आएगा, क्लाइमेट में डिफरेंस आएगा तो उस क्लाइमेट में कैसे जानवर और कैसे पेड़ पौधे रहते हैं उसमें भी डिफरेंस आएगा, और यही चीज का डिफरेंस ही तो क्या हो गया? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो मेरे हिसाब से बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भारतमाला प्रोजेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू भारतमाला प्रोजेक्ट। ये एक अच्छा सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल है। यहां पर एक इंग्लिश के स्टेटमेंट में थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट लगा मुझे, पर मैंने जब ये चीज हिंदी में पढ़ा तो वहां पर थोड़ी क्लैरिटी दे रखी थी। देखते हैं कैसे। भारतमाला is to enhance the efficiency of road transport by removing the structural differences in various parts of the country। यानी कि भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों से संरचनात्मक विभिन्नताओं को समाप्त कर सड़क परिवहन की दक्षता को बढ़ाना है। ये स्टेटमेंट तो ठीक है ना? भारतमाला प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज अलोंग इंडियन बॉर्डर्स टू एनहेंस नेशनल सिक्योरिटी। मतलब इंक्लूड्स कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर हाईवे के साथ साथ जो बॉर्डर एरिया है उसकी भी सड़कों को हाईवे से कनेक्ट करना या ये सब है, ताकि हमारी सुरक्षा बढ़े। ये भी है, तो ये भी सही है ना, बॉर्डर एरियाज में भी। तो अभी जो इंग्लिश वाला जो पोर्शन दिख रहा है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर बॉर्डर एरिया में हाईवे को बढ़ाना है, स्टेटमेंट से कुछ ऐसा लग रहा है। तो क्या बॉर्डर एरिया के अलावा आपको हाईवे नहीं बनाने? कुछ ऐसा भी सोच सकता है बालक। तो ऐसा नहीं है, इसमें इंक्लूड बोल रहा है, तो इसका मतलब और हाईवेज के साथ साथ बॉर्डर के हाईवेज भी डेवलप करने। तो हिंदी में थोड़ा ठीक आ रहा है। भारतमाला परियोजना में भारत की सीमाओं के साथ साथ, भारत की सीमाओं के साथ राजमार्गों के विकास को शामिल करना है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा, ये भी दोनों सही है। तो इसका आंसर बनेगा कौन सा? इसका आंसर बनेगा बी, ठीक है सर। ये क्वेश्चन तो अगला ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। हालांकि देखिए, मैंने जब अपना कोर्स कराया था तो जब मैं वेस्टर्न घाट्स पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने नॉर्दर्न, मिडिल, साउथ सह्याद्री ऐसे करके पढ़ाया था, और मैंने इन सारे के जितने भी ये पीक्स यहाँ दे रखे ना, इनकी हाइट भी ब्रैकेट में लिख करके बताई थी। मैंने ये भी बोला था कि इससे रिलेटेड क्या आ जाता है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हाइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। अब ये है ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन कैसा है? कुद्रेमुख, सलेर, पुष्पागिरी, महाबलेश्वर, कहां से याद रखोगे इतने सारे का हाइट? स्टेट फिर भी याद रख सकते हो। ये कहां पर है? कुद्रेमुख कर्नाटका, सलेर महाराष्ट्र, पुष्पागिरी कर्नाटका, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। कुद्रेमुख का हाइट है 1894 के आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली 19 के आसपास लेकर के चलता हूं। सलेर, सलेर का जो हाइट है
पुष्पागिरी, इसके बाद पुष्पागिरी आएगा, पहले नंबर पर कुद्रेमुख आएगा, सेकंड नंबर पर पुष्पागिरी। इसका 1700 के आसपास है, 1700 1900, मैं अप्रॉक्स लगा रहा हूँ, ठीक है। 3, सो 1 3। उसके बाद सलेर 1557 के आसपास, तो मैं अप्रॉक्स लगा रहा हूँ, और महाबलेश्वर 1400 के आसपास। तो इसका आंसर ए बन रहा है। सर दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप एक बार के लिए इसका नॉर्थ साउथ ऑर्डर फिर भी लगा सकते हो। तो ये क्वेश्चन मेरे नजरिए से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज वेस्टर्न घाट्स की इन रेंजेस की हाइट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। 87 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ आयरन स्टील प्लांट सिचुएटेड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज करेक्ट। हिंदी में भी है, पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित लोहा इस्पात संयंत्रों में निम्नलिखित अनुक्रम में से कौन सा सही है। रिसेंटली किया था हमने। यहाँ पर ट्रिकी पॉइंट क्या था कि ये ना 4 अलग अलग स्टेट्स के आयरन एंड स्टील प्लांट्स दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका आंसर तो वैसे ए है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में है, रौरकेला उड़ीसा में, और भिलाई छत्तीसगढ़ में। अब आपको ऐसे आना है, और आप ऐसे अगर आओगे तो इंडियन स्टेट्स को लगाओगे तो सबसे पहले यहाँ वेस्ट बंगाल पड़ेगा, फिर आपको नीचे झारखंड पड़ेगा, फिर उड़ीसा पड़ेगा, फिर छत्तीसगढ़ पड़ेगा। तो वेस्ट बंगाल का ये दुर्गापुर हो गया, दुर्गापुर बर्नपुर, आपको मैंने ट्रिक भी बताया था इसका। झारखंड का जमशेदपुर, जेआरडी टाटा, इंडिया का पहला आयरन एंड स्टील प्लांट 1907 में लगाया गया, ये मैंने आपको बताया था। कौन सी नदी पर बना हुआ है वो सब चीज, रेलवे स्टेशन कौन सा इसके नजदीक, ये एनसीईआरटी में हमने इसकी इतनी डेप्थ पढ़ी थी। रौरकेला उड़ीसा और भिलाई छत्तीसगढ़, तो इसका आंसर ये बनना था। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट जिसने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, उसके लिए ये मुश्किल नहीं होना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन 88th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया हैज ब्लैक सॉइल। आपको पता है कि ब्लैक सॉइल कहां पर मिलता है, डेक्कन प्लेट्यू, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू की फॉर्मेशन बेसाल्टिक लावा से हो रखी है। तो ये उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसका सीधा सीधा आंसर आप लगा सकते हो। विच इंडियन मेड हिस्ट्री ऑन December 12, 24 बाय बिकमिंग द यंगेस्ट चेस प्लेयर। हालांकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, फिर भी मैं इसका बता देता हूं। इसका आंसर डी गुकेश है। कितने साल की उम्र में डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन प्लेयर बने थे? 18 ईयर्स, 18 साल की उम्र में, ठीक है। और जो ये वाला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इनेक्टेड द यूनिफॉर्म सिविल कोड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो यहां तो क्लियर कर रखा है ना, यूसीसी को लागू करने वाला भारत की आजादी के बाद पहला राज्य, तो इसका तो आंसर उत्तराखंड ही आएगा। तो जो वो 71 क्वेश्चन है वहां पर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है ये। 19th G20 समिट कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील के अंदर है, नवंबर 2024 में ये कंडक्ट किया गया था। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली जनरल इलेक्शन। अब आपको पता है कि जनरल जम्मू कश्मीर जब 370 हटाने के बाद से जो जम्मू कश्मीर का जो लेजिस्लेचर कंपोजिशन चेंज कर दिया गया, तो उसमें एससी और एसटी के लिए रिजर्व्ड सीट है। विमेन्स का वहां पर खत्म हो चुका है, पहले विमेन के लिए होता था ना, अब विमेन वहां नहीं है, तो एससी एसटी के लिए है। तो यहां पर एससी के लिए है 7 सीट्स और एसटी के लिए है 9 सीट्स। एससी के लिए 7 सीट्स, एसटी के लिए 9 सीट्स, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 7। शेड्यूल कास्ट वालों के एमएलए के लिए 7 सीटें हैं। कौन से एम ने पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू करी थी? एम्स ऋषिकेश, अक्टूबर 2024 में ये स्टार्ट हुआ था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं ये बता रहा हूं। नेम द ओनली स्टेट विच वन मोर देन 200 मेडल्स इन द 38th नेशनल गेम्स हेल्ड इन उत्तराखंड। आपको पता है कि रिसेंटली महाराष्ट्र ने 201 मेडल जीत करके ओनली स्टेट टू विन दीज मेनी मेडल्स, तो ये है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द सेकेंड सेशन ऑफ द कुमाऊं परिषद वॉज हेल्ड। उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसको हिंदी में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया गया था? ठीक है, 1918 में राय बहादुर दत्त गैरोला इनकी अध्यक्षता में हल्द्वानी में सेकंड कुमाऊं परिषद, उसके बाद अगले साल 1919 में थर्ड कुमाऊं परिषद करवाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द मोस्तमणु फेयर, मोस्तमणु का मेला कहां पर ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये बहुत आसान है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट दिया तो पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 7 किलोमीटर दूर मोस्तमणु का मंदिर है। मोस्त इस जगह के रेन यानी कि इंद्र भगवान का अवतार है, रेन के डीटी है, वर्षा के देवता है, तो उसके लिए अगस्त और सितंबर के बीच में ये मेला लगता है वहां पर। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं?
सर ये मेरे को ऐसा लगता है कि अभी रिसेंट में उत्तराखंड ने जो यूसीसी लागू किया है ना, उसको लिंक करके पूछा है। कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं का जो किताब है, ये बेसिकली कुमाऊं और गढ़वाल के रीति रिवाजों से जुड़ी हुई किताब थी। इसमें कुमाऊं गढ़वाल में किस तरीके से इनहेरिटेंस, आप समझ, इनहेरिटेंस, संपत्ति, इस तरीके के नियम कानूनों का उल्लेख किया जाता था। और आपको पता है यूसीसी में सबसे बड़ा क्या है, मैरिज इनहेरिटेंस, और इसमें भी वही चीज थी। तो कहीं ना कहीं यूसीसी लिंक करके ये हिस्ट्री पूछी गई है। पन्ना लाल जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडिया के अंदर, उन्होंने एक किताब लिखी थी 1920 में। दो क्वेश्चन और रह गए। विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत प्लेट्यू एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रांसबाउंड्री रिवर इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली देखो, इसने पूछा तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है, तो यमुना और गंगा तो वैसे ही नहीं निकलती है, तो कोई मूर्ख ही होगा जो ये दो ऑप्शन में से कोई लगा के आया होगा। तो इंडस आपको पता है, जहां से इंडस का सोर्स है वहीं से ही आपको ब्रह्मपुत्र का भी सोर्स है। लेकिन इंडस जो है वो बहुत बड़ा बॉर्डर नहीं बनाती है। बड़ा बॉर्डर कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र। आप मैप देखोगे तो पैरेलल टू तिब्बत फ्लो करता है, लगभग लगभग 1,500-2,000 किलोमीटर के आसपास पैरेलल टू तिब्बत। Which of the following regions of India has a tropical savanna type climate? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, पर मेरे ख्याल से जो मैंने इंडियन ज्योग्राफी में करा रखा है ये तो मुश्किल नहीं लगना चाहिए। ट्रॉपिकल सवाना क्या होता है? मॉनसून के टाइम पर उसको बारिश मिलेगी, सर्दियां पूरी सूखी होगी, ठीक है, पूरी सूखी होगी। तो डेजर्ट में तो बारिश वैसे भी बहुत कम है, केरला में बारिश ज्यादा है तो वहां पर वैसे भी सवाना टाइप नहीं है, मॉइस्चर वहां जाता है, वहां पर ट्रॉपिकल वेट। उड़ीसा का कोस्ट, वहां पर भी सवाना टाइप नहीं है, तो बच गया कौन सा? कर्नाटका का जो प्लेट्यू वाला रीजन है, वहां पर मॉनसून के टाइम पर थोड़ी बारिश है, बाकी विंटर पूरा ड्राई है, तो इसको ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट ही तो बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून? यहां पर बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। बहुत सारे बच्चों ने क्या करता है, समर में मॉनसून जाता है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, उसके बाद वो क्या होता है, रिट्रीट होता है, और उसके बाद फिर परमानेंट नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड चलने लग जाती है ना। समर मॉनसून विंड जो आता है ये समर सीजन, सीजन के हिसाब से भाई क्वेश्चन पूछा इसने, विंड के हिसाब से नहीं पूछा, तो ये समर सीजन में गया। रिट्रीट होता है अक्टूबर नवंबर में, और अक्टूबर और नवंबर में कौन सा सीजन होता है ये मैंने पढ़ा रखा है, पतझड़ यानी कि ऑटम, ये मैंने पढ़ाया था ना, ऑटम होता है जिस टाइम पर साइक्लोन वाइक्लोन आते हैं बे ऑफ बंगाल में। और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड आपका कौन से सीजन में ब्लो करता है? विंटर में सर। बच्चों ने यहां पर ज्यादातर विंटर सीजन लगाया, जो कि गलत है। इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऑटम सीजन आना चाहिए। तो ये मैंने आंसर की आपके लिए लोअर पीसीएस का, जीएस का पूरा बना दिया, जिसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन करंट और उत्तराखंड के भी मैंने कर दिए हैं। इसमें से भी अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप स्वतंत्र हैं मेरे साथ चर्चा करने के लिए, कमेंट बॉक्स में या मेरे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में भी आ सकते हैं मेरे से मिलने के लिए। नया बैच यूकेपीएससी का मेंस प्री का हमारा स्टार्ट हो रहा है, आधार आईएएस एकेडमी देहरादून। आप चाहो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो, 6398730539 फॉर मोर डिटेल्स। पढ़िए, डेप्थ में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, समझ के पढ़िए, एक्यूरेसी होगी तभी ऑफिसर बन पाएंगे। जय हिंद।